आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इट मीन्स स्वतंत्रता की अवधारणा। इसको समझते हैं। आइए, जनरली अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जिसमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें आखिर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज होता है, उसके पीछे क्या वजह रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर भी हम देखेंगे। जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ऐतिहासिक जो देखते हैं हम, जो ऐतिहासिक विकास किस तरह से हो पाया है इस कॉन्सेप्ट का, तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें इसके मीनिंग पर हम बात करेंगे, डेफिनेशन क्या है, और इसके हम ये भी देखेंगे। फिर जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हॉब्स लॉ रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो दी गई है, तो उसमें भी हम देखते हैं लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें हम बेंथम पर बात करेंगे। बेंथम के बाद हम देखते हैं जेस मिल, और जेस मिल के बाद हम इजा बर्लिन पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इजा बर्लिन की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, और इसको भी हम देखेंगे आखिर पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, इनमें सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें, एक शॉर्ट में हम एक इंट्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें मानव जीवन, इट मीन्स ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हम बात करते हैं। और इसके बिना, इट मीन्स लिबर्टी के बिना या विदाउट लिबर्टी हमारा जो लाइफ है वो इतना कुछ बैलेंस पे नहीं रह सकता। इट मीन्स हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी अगर हमारे पास लिबर्टी या हम कहीं स्वतंत्रता नहीं होगी। लेकिन हमें भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें भी कहें कि कोई भी ईरा की हम बात करें, एनी ईरा, या फिर हम कहें एनी कंट्री, किसी भी देश की हम बात करें, ऐसा कोई देश नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ना करे, ठीक है ना। इसके बिना हमारे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का, ठीक है ना, जनता का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन हमें देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन क्यों आई, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर बात क्यों की जाती है। हम बात कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन को लेकर बात कर सकते हैं। जब एक्सप्लॉयटेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि मिडवल ईरा में ही एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। उसके साथ साथ में हमें भी देखते हैं कि जैसे जैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, जनता का हम कहें उत्पीड़न होता है, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सभी को चाहिए क्या, लिबर्टी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सडनली मिले हैं, कुछ एफर्ट्स भी किए जाते हैं। स्ट्रगल की अगर हम बात करें, स्ट्रगल भी हुए हैं, संघर्ष भी हुए हैं, और उसका एक इतिहास हम कह सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें, विश्व का इतिहास, हम देख सकते हैं कि बहुत सारा स्ट्रगल किया गया है। लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि आखिर स्ट्रगल किस तरह का हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके लिए हम बात कर सकते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आखिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। और उसमें हम 3 इरा की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एंशिएंट इरा की बात करेंगे, उसमें फिर मिडवल इरा और मॉडर्न इरा। तो इन सभी को हम समझेंगे। आखिर एंशिएंट इरा, जिसको हम ग्रीस पीरियड भी बोलते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है, व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। और अगर हम मानते हैं कि एंशिएंट इरा में हम कहें जो प्राचीन काल है उसमें अधिकार किसको मिल पाते हैं, सभी को मिल पाते हैं, या फिर किसी स्पेशल, हम बात कर सकते हैं स्पेशल कैटेगरी को ही राइट्स दिए जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर मिडवल इरा में आते हैं तो फिर क्या कुछ बदलाव होते हैं या वही सब के कंडीशन बनी रहती है। और मॉडर्न इरा में आते हैं तो कुछ बदलाव होते हैं या फिर कुछ नहीं हो पाते हैं, वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले आखिर मीनिंग को बात करें हम, लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स इसका अर्थ क्या है। जनरली हम मानते हैं कि बंधन रहित अवस्था, बंधन रहित अवस्था, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स की हम बात करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि जब बंधन ना हो, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगे हो, ऐसी कंडीशन में हम बात कर सकते हैं कि लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आखिर लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी शब्द लिबर्टी लैटिन भाषा, इट मीन्स हम कहें लैटिन शब्द है, एक लैटिन वर्ड है, और किससे निकला है, लिबर, लिबर से एक मर्ज हुआ एक वर्ड है। और इसका सिंपल सा एक मीनिंग अगर हम देखें
बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस की हम बात कर सकते हैं कि बंधनों का अभाव, किसी तरह का कोई बंधन ना हो, अनुपस्थिति, या हम ये भी कह सकते हैं बंधनों का अभाव या बंधनों की अनुपस्थिति, तो उसको हम कहते हैं क्या, लिबर्टी, स्वतंत्रता। लेकिन हमें भी देखें उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आखिर फ्रीडम और लिबर्टी अगर हम देखते हैं वैसे सिनोनिम्स के रूप में हम ये भी देखते हैं, लिबर्टी का अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो फ्रीडम हम देखते हैं, लेकिन हम क्या मान सकते हैं दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों का मतलब एक ही जैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीडम। आखिर फ्रीडम, वैसे तो फ्रीडम का भी अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब भी स्वतंत्रता ही है, लेकिन लिबर्टी को भी अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में इसका मतलब स्वतंत्रता ही है। लेकिन हम थोड़ा सा देखिए कुछ अंतर हमें नज़र आता है। अगर हम फ्रीडम में देखें, बिना नियंत्रित या सीमित किए आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी अवस्था या ऐसे अधिकार जिसमें आप किसी तरह की कोई बंधन ना हो, पूरी आज़ादी, फुल फ्रीडम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है ना। कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई आपके अधिकार सीमित नहीं करने वाला है, ऐसी अवस्था को क्या बोला जाता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। लेकिन उसके बाद हम लिबर्टी पर बात करते हैं। वैसे दोनों का अगर हम देखें हिंदी में जो एक अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, स्वतंत्रता ही होगा। लेकिन अगर हम देखें फिर उसके बाद लिबर्टी पर आते हैं, आखिर लिबर्टी होती क्या है, कुछ अंतर है या नहीं, इसमें क्या कंडीशन बने हुए हैं फ्रीडम वाले में। हम बात कर सकते हैं असीमित अधिकार, अनलिमिटेड राइट्स की बात की गई है, ठीक है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, बिना नियंत्रित असीमित अधिकार दे दिए जाते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं लिबर्टी पर। स्वतंत्रता क्या है, इट मीन्स लिबर्टी क्या है, इट मीन्स हम कह सकते हैं विशेष रूप से राजनीतिक अधीनता, राजनीतिक अधीनता, कारावास या दासता के खिलाफ स्वतंत्रता की एक स्थिति है। इट मीन्स स्वतंत्रता विशेष रूप से क्या है, राजनीतिक अधीनता, कारावास या दासता के खिलाफ एक स्थिति है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, यह एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी के साथ, इट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रीडम विद ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स अदर लिबर्टी की अगर हम बात करें, टुवार्ड्स अदर लिबर्टी इज नॉट ए लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब इसमें कंडीशन ये बन जाती है लिबर्टी में एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता है। लिबर्टी कुछ भी या सब कुछ करने का लाइसेंस नहीं देती है। इट मीन्स अभी तक जो कंडीशन इसमें क्या बनती है कि कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये बन जाती है कि जिम्मेदारी के साथ एक स्वतंत्रता तो उसको दी जा रही है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो कुछ भी करे, फुल फ्रीडम नहीं है। लेकिन जब हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो सब कुछ करने का लाइसेंस वह नहीं देती है, एक जिम्मेदारी के साथ। इट मीन्स फ्रीडम विद ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के साथ एक स्वतंत्रता, उसको हम क्या बोलते हैं, लिबर्टी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, डेफिनेशन पर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत ही एक पॉपुलर पॉलिटिकल फिलोसफर लॉस्की की एक बुक भी है, अगर हम देखें ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की की बहुत ही पॉपुलर बुक है, और उसमें लॉस्की बात करता है लिबर्टी पर। डेफिनेशन जो बात करता है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है। इट मीन्स लिबर्टी की क्या है, एज हम कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट है, एज एनवायरमेंट, एक वातावरण, एक ऐसे वातावरण की बात की जा रही है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का एक अवसर प्राप्त हो, ठीक है ना। किसको मिल रहा है, एक व्यक्ति को, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं द एगर मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स। ये कंडीशन बन जाती है, एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण को लेकर बात की जा रही है, एक वातावरण है, ठीक है ना। स्वतंत्रता क्या है, एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है। इट मीन्स अगर हम बात करें
लिबर्टी एक इन्वायरमेंट में तो मिल पाएगी, ठीक है ना, और किसको मिलेगी, एक व्यक्ति को मिलेगी, और उससे बेनिफिट क्या होगा, उसका अपना हम कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी तो है, उसको एक अवसर तो है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में हम भी कह सकते हैं कि उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम कह सकते हैं लिबर्टी उसको मिलती है, स्वतंत्रता उसको मिलती है, आज़ादी उसको मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होगा, एक व्यक्ति को ही होगा, और उससे एक बड़ा बेनिफिट यह होगा कि वह अपने व्यक्तित्व के विकास कर सकता है, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा देखा कि आखिर बात की जा रही है ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन कैसे एक बेहतर बन सकता है। एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए लिबर्टी जरूरी है, हम मानते हैं, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि लिबर्टी का जो एक कॉन्सेप्ट है वैसा नहीं कि सडनली इंस्टेंट इमर्ज हुआ है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल किए गए हैं, बहुत प्रयास किए गए हैं, और प्रयास करने के बाद हम देखते हैं क्यों किए जा रहे हैं प्रयास। ऐसा तो नहीं है स्टेट में बहुत सारी नॉर्मल कंडीशन ही बनी रहती है, कोई किसी तरह का एक्सप्लोटेशन नहीं होता है, हरासमेंट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह है लिबर्टी कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। लेकिन हमें देखते हैं उसको थोड़ा सा और भी डिटेल में हम जाने, तो उसके लिए हम समझें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आखिर एंशिएंट इरा में क्या कंडीशन रही है, उसके बाद मिडवल इरा में आते हैं तो उस पर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, और मॉडर्न इरा में जब हम देखते हैं तो उसको भी हम समझ सकते हैं। और स्लोग रूसो के जो थॉट्स है, विचार हैं लिबर्टी पर, वो क्या है वो भी समझ सकते हैं, बेंथम, जेम्स मिल और इजाब बर्लिन, ठीक है ना, इन सभी को हम समझेंगे, और इसी के साथ में हम पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इट मीन्स स्वतंत्रता का आखिर लिबर्टी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। लिबर्टी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर हम बात करते हैं, और ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम लिबर्टी को लेकर बात कर रहे हैं, और सबसे पहले जैसे हमने बात की है लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, और डेफिनेशन पर भी हमने बात की, मीनिंग पर भी बात की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आखिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्या है, एंशिएंट इरा, या इसको ग्रीस इरा भी हम बोलते हैं, इट मीन्स प्राचीन काल या यूनानी युग। और इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे सामने वह है मध्यकाल, इट मीन्स मिडवल इरा। और जो थर्ड है, इसमें थर्ड में हम देखते हैं आधुनिक युग, इट मीन्स मॉडर्न इरा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको, जो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट एंशिएंट इरा, सेकंड मिडवल इरा एंड थर्ड मॉडर्न इरा। तो आइए फर्स्ट, जो ग्रीस इरा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो फर्स्ट में हम जैसे अगर हम बात करें ग्रीस या यूनान की, जब हम बात करते हैं तो बहुत ही पॉपुलर जो पॉलिटिकल फिलोसफर की हम बात करते हैं, प्लेटो एंड अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम ये देखें आखिर प्लेटो या फिर अरिस्टोटल यूनान के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। यूनान के बारे में उन्होंने बहुत ही, हम कह सकते हैं ब्रॉडली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमें भी देखते हैं आखिर प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एक मोनार्की सिस्टम, मोनार्की जिसको हम बोलते हैं राजतंत्रीय व्यवस्था, उसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें एक कॉन्सेप्ट को जब हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, लिबर्टी को लेकर प्लेटो का क्या कुछ स्टेटमेंट है, या फिर हम कहें अरिस्टोटल का क्या कुछ स्टेटमेंट है। तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो का अपना मानना ये है, और अरिस्टोटल के अगर हम बात करें, यूनान के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात कर सकते हैं स्लेव इरा, इट मीन्स दास युग की हम बात करते हैं। और दास युग अलग तरीके से हम देखते हैं, हालांकि अरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक स्लैवरी सिस्टम की हम बात करें, दास व्यवस्था को लेकर बात की है। और हमें भी देखते हैं आखिर प्लेटो और अरिस्टोटल किस तरह के सिस्टम को लेकर बात करते हैं, लिबर्टी किसको मिलनी चाहिए। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आखिर लिबर्टी, स्वतंत्रता किसको दी जाए, सभी जनता को दे दी जाए, या हम कहें स्टेट में जितने भी नागरिक होते हैं, जितने भी सिटीजन होते हैं, ऑल सिटीजन्स को लिबर्टी, स्वतंत्रता दे दी जाए, या किसी स्पेशल क्लास को दी जाए। ये एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है। तो हमें देखते हैं कि जो दास मीन्स अगर हम देखते हैं इसको, जो एक एंशिएंट इरा हम देखते हैं, एंशिएंट इरा या इसको हम ग्रीस इरा बोल रहे हैं, इसमें क्या है, एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। वो कौन सा सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा, उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन हमें देख सकते हैं मालिक
ऑनर की हम बात कर सकते हैं, मालिक, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास, उन सभी को ही लिबर्टी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता, एडवांस लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स को लेकर हम बात करते हैं, जो इसका एक मीनिंग निकाला जाता है ग्रीस ईरा में, या हम कहें जो यूनानी युग है उसमें जो एक लिबर्टी का जो मीनिंग निकलता है वो क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, एडवांस नागरिकों की स्वतंत्रता को लेकर बात की जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं, जैसे हमने बात की कि आखिर लिबर्टी मिलेगी किसको, लिबर्टी सभी को मिलेगी या किसी पार्टिकुलर कैटेगरी को मिलेगी, तो हमें देखते हैं पूंजीपति वर्ग के पास तो लिबर्टी रहेगी और लिबर्टी प्राप्त किसको नहीं हो पाएगी, एट मीन्स हमें भी कह सकते हैं प्रोविजन ऑफ लिबर्टी, एट मीन्स स्वतंत्रता का निषेध किया जाएगा, मना किया जा रहा है, नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, किसको नहीं मिलेगी, अगर हम देखें वेमेन के पास लिबर्टी नहीं होगी, ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा हम बात कर रहे हैं ग्रीस ईरा बात कर रहा है। और हमें भी देखते हैं जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, प्लेटो की अगर हम बात करते हैं वो तो इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं कि सभी को लिबर्टी नहीं दी जा सकती, सभी व्यवस्था को हम के सिस्टम में सारा कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन हमें देखते हैं फिर उसके बाद वीमेन को लेकर अगर हम अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, या फिर ग्रीस ईरा में जो एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम देखते हैं तो वीमेन को लेकर चिल्ड्रन की हम बात कर सकते हैं, बच्चे को, और शिल्पकार को लेकर अगर हम बात करते हैं, और इसमें हम बात कर सकते हैं श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास और ओल्ड एज पर्सन, ठीक है ना, इन सभी को लिबर्टी नहीं दी जाएगी। लेकिन हमें देख सकते हैं एक कंडीशन क्या है, किसको मिलेगी लिबर्टी, अगर हम बात करें आखिर स्वतंत्रता किसको दी जाएगी, जो हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट, या हम कहें जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर पाएगा किसमें, जो शासन व्यवस्था में, जो गवर्नमेंट सिस्टम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है ना, उसको क्या होगी, उसको स्वतंत्रता दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं आखिर इतना नंबर कितना हो सकता है, अगर हम सपोज करें एक सर्कल बना लें, ठीक है ना, डायरेक्ट बात की जा रही है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, की बात की जाए तो कितना नंबर हो सकता है, कितने लोग हम कह सकते हैं डायरेक्टली सिस्टम में, हम कहें कितने लोग ऐसे होंगे जो जुडिशरी में पार्टिसिपेट करते हैं, जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है ना, अगर हम कहें अप्रोक्सीमेट उसमें हम 20% मान लेते हैं या 25%, बाकी जो परसेंटेज है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट हम कहें 80, हम कह सकते हैं 75 to 80, इतना एक परसेंटेज तो वो है जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष सहभागिता, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं इनडायरेक्ट पे कौन आएगा, अगर हम देखें एक कैटेगरी ये बन जाएगी जिसको हम मार्जिनलाइज सेक्शन भी बोलते हैं। अब वो बात कर रहे हैं जो लेबर क्लास होगा वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। लेकिन इसमें कौन आ सकते हैं, अगर हम एट प्रेजेंट से कंपेयर करें, इसमें बात की जा रही है जो जुडिशरी में या गवर्नमेंट का जो पार्ट है, गवर्नमेंट में हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का पार्ट है या शासन व्यवस्था में अपने एक्टिविटी कर पा रहे हैं, ऐसे नंबर कितना हम देख पाते हैं, वो ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा और भी इसको क्लियर करें, बात की जा रही है यूनान की वर्तमान व्यवस्था से, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं और अगर हम यूनान एथेंस यूनान की हम बात करते हैं और उससे एट प्रेजेंट में कंपेयर करें, क्या हम कह सकते हैं कि 70 और 80% को लिबर्टी नहीं मिल पाएगी, तो हम कह सकते हैं कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सक्सेसफुल है, सही है, इस पर काम किया जाना चाहिए। क्या हम 80% पॉपुलेशन को इग्नोर कर सकते हैं और 20% को सारे लिबर्टी सारे अधिकार देते चले जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हम एक डायमंड सिस्टम में कह सकते हैं कि हाँ ये सिस्टम ठीक चल रहा है, 20% के पास सारे राइट्स होंगे, सभी तरह की स्वतंत्रता उनके पास होंगी, और जो बाकी हम 75-80 का एक रेशियो बनाया है, ठीक है ना, उसको कोई अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें वीमेन हम लेबर क्लास की बात कर सकते हैं, ओल्ड एज पर्सन की हम बात कर सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कैटेगरी अगर हम देखते हैं, क्या उसको लंबे समय से अगर अधिकार नहीं मिल पाते हैं या स्वतंत्रता लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है,
तो क्या हम कह सकते हैं कि सब ठीक है, सब मज़े में चल रहा है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें एथेंस यूनान की जो एक परंपरा है, अगर हम उसको थोड़ा सा देखें, आखिर वो जो 20% का एक हम देख पाते हैं, तो उसमें कौन हो सकते हैं एट प्रेजेंट में? अगर हम कंपेयर करें, सपोज करें एमपी की हम बात कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर सेम सिस्टम जो एथेंस यूनान में काफ़ी लंबे समय से पहले हम देखते हैं, काफ़ी लंबे पहले जो चल रहा था लंबे समय से, अगर उसी को ही हम कहें कि अरिस्टोटल का जो भी लिबर्टी को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना, कि हम 20% को ही लिबर्टी दे पाते हैं, तो कितना प्रॉब्लम हो सकती है? हम कहें एमपी, ठीक है ना, जो हम कह सकते हैं एमपी, हम बात कर सकते हैं एमएलए, ठीक है ना, और उसमें हमारे जज हो सकते हैं, न्यायाधीश की हम बात कर सकते हैं, जजेस की बात कर सकते हैं, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बात की जा रही है प्रत्यक्ष सहभागिता। अगर हम ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कितने कर पाते हैं, एमपी का नंबर कितना हो सकता है, एमएलए का नंबर कितना हो सकता है, और इसमें हम बात कर सकते हैं जो जुडिशरी की हम बात करें, न्यायपालिका में कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर हम देखते हैं उसका नंबर इससे भी कम हो सकता है। वो तो एक हमने इस तरह का एक आइडिया बनाया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या इस सिस्टम को हम फॉलो करें? अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो क्या जो एक इस कॉन्सेप्ट को हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कभी जिस तरह के रिजल्ट चाहिए, जिस तरह की एक सक्सेसफुल चाहिए हमें, जो एक अचीवमेंट्स हमें चाहिए, क्या वो स्टेट में पॉसिबल हो पाएगा? 80% को हम हमेशा इग्नोर करते रहेंगे और हम कहेंगे कि बहुत ही लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को हमने सक्सेसफुल बना दिया है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? चलिए, इस तरह का हम एफर्ट्स देख पाते हैं कि ग्रीस इरा में जो एक एफर्ट्स किए जाते हैं कि 20% को सारे राइट्स दे दिए जाने चाहिए, और वीमेन या हम कहें लेबर क्लास, ओल्ड एज पर्सन, उनको अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं 20% को लेकर बात की जा रही है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मिडवल इरा में आते हैं। आखिर मध्यकाल में कोई बदलाव होते हैं या सिस्टम ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है, एज इट इज सिस्टम बना हुआ है, या कुछ बदलाव आते हैं? इसको अगर हम देखते हैं, जब हम मध्यकाल मिडवल इरा की हम बात करते हैं, तो इसको डार्क एज, इट मीन्स अंधकार युग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अंधकार युग इसलिए बोला जाता है कि इसमें हम कह सकते हैं प्रायोरिटी ऑफ रिलीजन, इट मीन्स धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, और धर्म के आधार पर ही मान लिया जाता है कि धर्म को जो फॉलो करने वाले हैं वो लिबर्टी को भी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी बैलेंस पे बना रहेगा। हमारी अपनी ड्यूटीज होंगी, अपने कर्तव्य होंगे, जैसे जैसे हमारी ड्यूटीज होंगी हम उनको फॉलो करते रहेंगे। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है ना, वो ज़रूरी होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो जो भी काम करेगा, जो भी सोसाइटी में एक्टिविटी करेगा, तो वह और अदर पीपल्स की लिबर्टी को भी ध्यान में रखते हुए काम करेगा? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है जब प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, हम कहें कि जब नियम कानूनी नहीं होंगे, तो फिर हम किसकी सुनेंगे? और हमें भी देखते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब नियम कानून भी बने होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, जो पावरफुल पर्सन होता है, जो भी एक हम कह सकते हैं जो शक्तिशाली जो वर्ग होता है, वो क्या करता है, वो तो अदर जो हम कह सकते हैं जो वीकर सेक्शन होता है उसको बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता है, ठीक है ना, प्रेशर डालता है। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन में हम कहें कि रिलीजन सब कुछ कर लेगा, रिलीजन पर ही हम सब डिपेंड हो जाए और धर्म को ही हम सब कुछ मान बैठे? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन हमें देखते हैं मिडवल इरा में रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ रिलीजन, इट मीन धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, और कर्तव्यों पर निर्भर मान लिया जाता है कि हम अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको हम फॉलो करते रहेंगे, उसको हम करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक सबसे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यह भी देखते हैं कि जो भी लैंड लॉर्डर्स की हम बात कर सकते हैं, जो बड़े जमींदार हैं, ठीक है ना, और हम ये भी कह सकते हैं जो सामंत, अगर हम देखते हैं जो बड़े बड़े जमींदार हैं या जो सामंत वर्ग हैं, ठीक है ना, उनको स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, इसमें कुछ स्मॉल लैंड होल्डर्स की भी तो हम बात करते हैं, जो छोटे जमींदार वर्ग हैं, जो छोटे किसान हैं, ठीक है ना, उनको स्वतंत्रता देने की बात नहीं की जाती। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? क्या हम कहें लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, हाँ बहुत प्रोग्रेस की है उसने। अब जो ग्राफ हम 20% पर थे, क्या वो 50-50 हो चुका है? नहीं, अभी भी हम देखते हैं अगर हम 50% को भी अभी
अवॉइड करते आ रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो चुका है, अब हमें कुछ और आगे एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है? ऐसा हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन हमें देखते हैं उसके बाद राजनीतिक चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और स्पेशली पॉलिटिकल वे में अगर हम पॉलिटिकल वे में अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि सभी को राजनीतिक रूप से भी बोलने की आज़ादी या उनको कुछ भी काम करने की आज़ादी दी जा रही है व्यवस्था में, सिस्टम में, लेकिन अभी वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। लेकिन अभी लड़ाई बाकी है, अभी संघर्ष करना बाकी है। तो हमने देखा था जैसे यहाँ पर 20%, ठीक है ना, 20% को सारे राइट्स दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर 50% भी मान लें, लेकिन अभी 50% चलिए मान लेते हैं, लेकिन 50% तो अभी वो राइट्स नहीं मिल पाए हैं, उसको अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, मॉडर्न ईरा में आते हैं। मॉडर्न ईरा में अगर हम देखते हैं आखिर क्या कुछ एफर्ट्स हो पाते हैं। अगर हम देखें थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं तो इसमें बात की जा रही है कि धीरे धीरे जब हम मॉडर्न ईरा में आते हैं तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है डेवलपमेंट। आखिर विकास, डेवलपमेंट किस किस का हो रहा है? हम कह सकते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल थॉट, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी चिंतन का विकास हो रहा है। और हम पॉलिटिकल थॉट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक चिंतन का विकास, या हम क्या डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थॉट। चलिए इस तरह का डेवलपमेंट हम देख पाते हैं। लेकिन हम ये भी देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं या औद्योगिकरण की हम बात करें या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास होता है जैसे हम देखते हैं। और धीरे धीरे हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट को लेकर एफर्ट्स किया जाता है। और सिटी लेवल पर भी हम देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ की हम बात कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन, नगरों का विकास हो रहा है। और लॉजिकल पावर की हम बात कर सकते हैं, तर्क वितर्क को लेकर भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमन इशू हैं जिन पर विचार किए जा रहे हैं। लेकिन हमें देख रहे हैं जैसे लिबर्टी को लेकर एक कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वो क्या है? थॉट ऑफ लिबर्टी, इट मीन्स स्वतंत्रता का विचार, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? अगर हम देखें अभी तक हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो हम कहें एंशिएंट ईरा में है या फिर मिडवल ईरा में है, ठीक है ना, हम उसमें जो एक लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं वो अभी अचीव हम उसको नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमें भी देख सकते हैं व्यक्ति विवेकशील की बात की गई है कि व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, वो बहुत सारे तर्क वितर्क भी कर सकता है। लेकिन हमें देखिए आखिर एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की अगर हम बात करें, जॉन लॉक का मानना क्या है? हालांकि वो लिबर्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं लिबर्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अगर कोई हम कहीं विचारक या कोई थिंकर है तो कौन है? जॉन लॉक की अगर हम बात करते हैं, जॉन लॉक का एक इम्पैक्ट हम कहें, उसके थॉट्स का जो एक इम्पैक्ट है, विचारों का जो एक प्रभाव है, वो कैसा है? इंग्लैंड में भी होता है। और इंग्लैंड में हम जिसको बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति होती है। और कब होती है? 1688 में हम देखते हैं इंग्लैंड में बहुत सारा कुछ बदलाव होता है और ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कोई हिंसा भी नहीं होती है और सत्ता में परिवर्तन, अगर हम देखते हैं सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। और सत्ता को लेकर जब हम बात करते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हुआ तो कैसे, क्या कुछ बदलाव हुए, तो हमें देख सकते हैं जो एक सिस्टम पहले से चल रहा था, ठीक है ना, उसमें इतना कुछ बदलाव होता है कि एक नई व्यवस्था को आना होता है और नई व्यवस्था आ भी पाती है। लेकिन हमें देखते हैं वैचारिक क्रांति, अगर हम देखते हैं आइडियोलॉजी बेस्ड जो भी इस तरह की रिवोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है और इसका एक इम्पैक्ट हम देख पाते हैं इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में अभी तक एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था कि जो भी एक किंग, इट मीन्स राजा का जो भी धर्म होगा वो प्रजा का भी एक धर्म होगा। इट मीन्स राजा अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है तो उसकी जनता भी उस रिलीजन को फॉलो करेगी, एक ट्रेंड बना हुआ था। लेकिन जॉन लॉक जब एंट्री करते हैं
तो उन्होंने कहा राजा का अपना धर्म अलग हो सकता है और जो आम जनता है, ठीक है ना, उसका धर्म डिफरेंट हो सकता है, उसका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, उसका धर्म अलग होगा, लेकिन एक कंडीशन ये भी बनाई है कि अलग होगा और जनता अपने धर्म का चुनाव खुद करेगी। अभी तक क्या था, अभी तक सिस्टम में हम देख पा रहे हैं रिलीजन को लेकर भी बात की जा रही है कि इंग्लैंड में एक व्यवस्था चली आ रही थी जिसको हम कह सकते हैं, जो एक सिस्टम में जो लंबे समय से जो भी एक ट्रेडिशनल्स की हम बात करें उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और बात की जाती है कि नहीं, क्या होना चाहिए, प्रजा का धर्म अलग भी हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन जो राजा है, किंग है, ठीक है ना, वो पब्लिक को इंसिस्ट नहीं कर सकता कि मेरा ही रिलीजन को फॉलो करें। लेकिन हमें देखिए जॉन लॉक नेचुरल राइट्स को लेकर हम बात करते हैं और वैसे 3 राइट्स को लेकर अगर हम देखें उन्होंने स्पेशली बात की है। कौन से? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, या हम जिसको जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इट मीन्स हम कहें राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी, 3 राइट्स को लेकर स्पेशली जॉन लॉक बात करते हैं। और जॉन लॉक का हम ये देखें, जॉन लॉक के जो विचार हैं वैसा नहीं है कि वह इंग्लैंड तक ही सीमित है। जॉन लॉक के विचारों को इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है ना, यूएसए, अमेरिका, ठीक है ना। हालांकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन की हमने बात की, जैसे गौरवपूर्ण क्रांति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है और कोई वायलेंस नहीं होता है इंग्लैंड में, लेकिन हमें देखिए ऐसा नहीं है कि जॉन लॉक के जो विचार है वो इंग्लैंड तक ही सीमित है। नहीं, इंग्लैंड तक सीमित नहीं है, उसका दायरा और भी बड़ा है। हमें देखते हैं कि जॉन लॉक के जो थॉट्स हैं उससे एक जो प्रभाव होता है हम ये देखते हैं। जेफरसन भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं जॉन लॉक के थॉट्स। और उसके बाद मेडिसन की हम बात कर सकते हैं, आखिर जेफरसन और मेडिसन है कौन। अगर हम देखें, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो ठीक उसी तरीके से हम देखें यूएसए में, अमेरिका में जेफरसन और मेडिसन 2 ऐसे नाम हैं जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो ड्राफ्ट करने के टाइम पर वो क्या करते हैं, वो सारी जो भी लिबर्टी को लेकर बात की जाती है कि हाँ, एक व्यक्ति के पास लिबर्टी होनी चाहिए, और उसका भी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्पैक्ट हमें देख पाते हैं। और अगर हम देखें यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में हम कहें एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रेडी कर लिया जाता है 1787 में, और 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं उसके बाद, ये तो यूएसए को लेकर हमने बात की, लेकिन अगर हम देखें जॉन लॉक के बाद हम मिल पर बात कर सकते हैं, और स्पेशली जेएस मिल पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि मिल की स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या मिल की स्वतंत्रता क्या है। तो जेएस मिल की अगर हम बात करें, इंडिविजुअलिज्म, इट मीन्स व्यक्तिवाद एंड लिबर्टी, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम देखें ऑल ओवर, हमने प्राचीन काल, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल, ठीक है, इन सभी को अच्छे से समझने की कोशिश की है, ताकि जब हम आगे थोड़ा सा और भी इसमें हम आगे बात करेंगे, और स्पेशली बहुत सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी हम देख पाते हैं, तो उसमें आखिर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुत सारे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, और उसमें हम ये भी देख सकते हैं हाब्स, लॉक, रूसो, इन पर हम डिटेल में बात करेंगे, आखिर वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की लिबर्टी पर बात करते हैं। और इसमें हम बेंथम को भी समझेंगे, और बेंथम के बाद स्पेशली हम बात करेंगे जेएस मिल। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लिबर्टी, इट मीन्स स्वतंत्रता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, जिसको अभी हमने जो बात की है एंसेंट ईरा, इट मीन्स ग्रीस ईरा पर भी हमने बात किया, और मिडवल ईरा, और इसमें जो मॉडर्न ईरा, उसको लेकर हमने डिस्कस किया। और हमने देखा कि लिबर्टी किस तरीके से, अगर हम देखते हैं ग्रीस ईरा में किस तरह से लिबर्टी किन पीपल्स को दी जाती है, और उसमें जो 20% का रेशियो हमने बनाया था, और उसमें फिर हमने मिडवल एरा में आते हैं तो बहुत सारे एफर्ट्स भी किए जाते हैं। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं थर्ड में आते हैं मॉडर्न एरा, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, चाहे हम यूएसए की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद अब हमें देखना है बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं जो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से
उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए जानते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम क्या चाहते हैं, किस तरह का उनका स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, उन सभी पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें स्वतंत्रता की अवधारणा के प्रमुख पहलू, इट मीन्स मेजर एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। आखिर कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है क्या, किस पर बेस है। हम मानते हैं कि ठीक है, 3 पहलू की हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें विकल्प की अवधारणा, इट मीन्स द नोशन ऑफ चॉइस। इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये बन जाती है विकल्प की अवधारणा, इट मीन्स हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें विकल्प को चुनने और उसका प्रयोग करने में बाधाओं का अभाव, इट मीन्स हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ रेस्टेंस की हम बात कर सकते हैं। इट मीन्स बाधाओं का अभाव, कोई बंधन नहीं होने चाहिए। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी कुछ कंडीशंस, हम कह सकते हैं ऐसी सर्कमस्टांसिस, इस तरह की कुछ परिस्थितियां भी होनी चाहिए जो एक विकल्प को वास्तविक रूप देने में समर्थ बनाए। इट मीन्स सिंपली अगर हम देखते हैं 3 कंडीशन है हमारे सामने। फर्स्ट कंडीशन क्या है, नोशन ऑफ चॉइस, इट मीन्स विकल्प की अवधारणा, एक हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, तभी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो सकता है। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड कंडीशन पर आते हैं एब्सेंस ऑफ रेस्टेंस की हम बात करते हैं, इट मीन्स बाधाओं का अभाव, बंधनों का अभाव होना चाहिए। और जब हम थर्ड पर आते हैं तो उसमें बात की गई ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें क्या हो, विकल्पों को वास्तविक रूप देना, इट मीन्स एक्चुएट द चॉइस, ये कंडीशन भी होना जरूरी है। आखिर अगर हम देखते हैं 3 जो कंडीशन बन जाती है, इन 3 कंडीशंस को अगर हम थोड़ा सा आगे भी देखें, बहुत सारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, चाहे हॉब्स की हम बात करते हैं, जॉन लॉक की बात करते हैं, और रूसो की हम बात करें, और फिर बेंथम, उस पर सभी पर हम थोड़ा जानते हैं। आइए, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा जान सकते हैं। फर्स्ट आते हैं हॉब्स। आखिर हॉब्स की जब हम बात करते हैं, लिबर्टी को लेकर उनका क्या स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता पर, वो क्या कहते हैं, उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति के कामों में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। अगर हम देखते हैं बाधा, इट मीन्स रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, बंधनों का अभाव या बाधाओं का अभाव, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हॉब्स का भी स्टेटमेंट सिंपली यही है कि किसी तरह की कोई बाधा ना होनी चाहिए। कोई काम तभी कर पाएगा अगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ बंधन होंगे, कुछ बाधाएं होंगी, तो काम नहीं हो पाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और उसके बाद हम देख सकते हैं, थोड़ा सा और आगे चले, जो व्यक्ति जंजीरों में बंधा होगा, इट मीन्स अगर वह ऑलरेडी पहले से ही बंधनों में बंधा हुआ है, तो स्वतंत्रता उसके लिए कुछ बेनिफिट कर पाएगी, कुछ उससे प्रॉफिट हो पाएगा, लॉस होगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं लिबर्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, हम कह सकते हैं बाहर निकालने की स्वतंत्रता चाहता है। इट मीन्स अगर हम देखें, जो व्यक्ति जंजीरों में बंधा है तो वह क्या चाहता है, वह बाहर निकलने की स्वतंत्रता चाहता है। इट मीन्स उसको क्या चाहिए, लिबर्टी, लिबर्टी उसको चाहिए, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन हमें देखते हैं आखिर ऐसा करता क्यों है। अगर कोई बंधनों में बंधा हुआ है, आखिर बंधन किसको बोला जा रहा है। एक कंडीशन ये है, आखिर बंधन किस तरह के हैं। हम कह सकते हैं कुछ सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, समाज के कुछ बंधन हो सकते हैं, ठीक है ना, या कुछ परंपराएं हो सकती हैं। जैसे हम किसी भी सोसाइटी में जब हम सर्वाइव करते हैं, किसी भी स्टेट में हम सर्वाइव करते हैं, किसी भी फैमिली में हम कहें, हम फैमिली का किसी ना किसी का पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, कुछ बंधन लगे होते हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, हम उनको तोड़ना भी नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में बात की जा रही है, आखिर छोड़ना क्यों नहीं चाहता, डर, फियर। और हमें भी देखते हैं 2 एलिमेंट्स को लेकर हम बात कर सकते हैं। आखिर 2 एलिमेंट्स हैं क्या, जब हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर, मानव की जो प्रकृति है, उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, वो क्या है, डर, फियर। एक डर है कहीं ना कहीं पर, और उसको आज़ादी भी चाहिए, लेकिन वो डर में भी जीता है, ठीक है ना। फियर, अगर हम देखते हैं फियर एंड नेसेसिटी, इट मीन्स डर और ज़रूरत, उसकी हम देखते हैं मानव की आवश्यकताएं होती है, डर भी उसकी लाइफ का पार्ट होता है, और कुछ नेसेसिटी की हम बात कर सकते हैं, उसकी आवश्यकताएं भी बहुत सारी होती हैं। कोई एक आवश्यकता है, हम कहें 1 नेसेसिटी, हमारी एक ही आवश्यकता है, इससे हम काम चला लेंगे नहीं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। और हम देखते हैं स्टेप टू स्टेप की अगर हम बात करते हैं
किसी भी स्टेप पर हम बात करें, चाहे लाइफ का कोई भी स्टेप हो, हमारे ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे मन में डर भी रहता है कि हम ये काम करेंगे, ठीक है ना, तो इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, तो दोनों ही कंडीशन बनी रहती है। लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं, अगर डर है और ज़रूरत है तो वो किस डायरेक्शन में ले जाती है, लिबर्टी की ओर उसको हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की ओर उसको प्रेरित करती है। अगर हम देखते हैं उसको किस तरह से इंस्पायर करती है, तो लिबर्टी के लिए उसको इंस्पायर करती है। चलिए उसके बाद हम बात कर सकते हैं बाधाओं का अभाव। बाधाओं का अभाव की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बाधाओं के अभाव वाले पहलू पर ध्यान देती है। जो हम बात कर रहे हैं हॉब्स की जो एक लिबर्टी है, यानी कि हॉब्स की जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, बाधाओं के अभाव वाले पहलू पर ध्यान देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक विकल्प की अवधारणा की उपेक्षा, इट मीन्स अगर हम बात करते हैं उपेक्षा किसको, अगर हम बात करें जो बाधाओं के अभाव हैं, इट मीन्स जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना, उस पर तो वह ध्यान देती है, लेकिन कोई हमें एक ऑल्टरनेट, कोई ऐसा विकल्प नहीं बताती है। जनरली अगर हम थोड़ा सा इसको एक बार समझें, उसने बात की है हॉब्स का क्या मानना है कि डर और ज़रूरत ह्यूमन का एक नेचर है, उसको डर भी रहता है, फियर भी, उसको हमेशा डर में वह जीता है, लेकिन उसकी कुछ आवश्यकताएं भी होती है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें भी मानते हैं, जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बाधाओं के अभाव वाले पहलू पर तो ध्यान दे रही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई बंधन नहीं होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में बात की है, बाधा न हो, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस ना हो, लेकिन किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई ऐसा विकल्प भी तो नहीं बताया है क्या, कोई ऐसा हम कह सकते हैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इमर्ज किया गया है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इमर्ज ही नहीं किया है। तो हम ये देखते हैं उसको क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। या तो ऐसा होना चाहिए था, कोई ऐसा ऑप्शन जनरेट करना चाहिए कि हमें किस तरह के टूल्स को हम कहें, या कोई किस तरह का कोई एक ट्रैक प्रॉपर हमें बना दिया जाए। लेकिन हमें देखते हैं हॉब्स स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव, थोड़ा सा एक तरह का हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के फेवर में बात करता है, लेकिन बाद में उसको कोई ऐसे विकल्प जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ चॉइस, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस, इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन भी हम नहीं कर सकते हॉब्स से। हॉब्स अनकम्प्लीट हम कह सकते हैं कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर तो मैं बात करता है, लेकिन वो कम्प्लीटली, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में वह नहीं पहुंच पाता। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक की अगर हम बात करें, वैसे तो जॉन लॉक की मानना ये है कि नेचुरल लॉ पर बात करता है। इट मीन्स अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वह उसका मानना क्या है, उसका मानना यही है कि प्राकृतिक कानून पर आधारित होती है, जिसको हम नेचुरल लॉ, इट मीन्स अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी लॉ के अकॉर्डिंग वो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं आखिर नेचुरल लॉ है क्या। नेचुरल लॉ की हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, वैसे जनरली हम सभी जानते हैं कि जॉन लॉक 3 टाइप्स की लिबर्टी पर बात करता है। अगर हम देखते हैं यह हम राइट्स को लेकर बात करें, 3 तरह के अधिकार या 3 राइट्स को लेकर बात करता है। राइट टू लाइफ, अगर हम देखते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्रॉपर्टी, और उसमें हेल्थ भी जोड़ा गया है। लेकिन हमें देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की, ठीक है ना, जिसको हार्म प्रिंसिपल के नाम से भी हम जानते हैं, किसी तरह का हार्म प्रिंसिपल, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं लागू होना चाहिए, इट मीन्स किसी को लॉस नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन, फर्स्ट लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसको लॉस ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून, तभी हम कह सकते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं जब हम किसी को लॉस ना पहुंचाए। किस तरह से लॉस नहीं पहुंचाना है, राइट टू लाइफ, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, और हेल्थ को लेकर किसी को किसी तरह का कोई हार्म भी नहीं पहुंचाना है फिजिकली, और उसमें हम कह सकते हैं लिबर्टी को लेकर अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी को लेकर कोई लॉस नहीं पहुंचाना है। चलिए उसके बाद आखिर मेन कॉन्सेप्ट है क्या लॉ का, आखिर लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात करें, प्राकृतिक कानूनों के अनुसार
जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, इट मीन्स नेचुरल लॉ को बेस बना करके जो भी हम एक्टिविटी कर पाते हैं उसको क्या बोला जाता है, लिबर्टी। वह क्या है, स्वतंत्रता होगी। लेकिन हमें देखते हैं हर व्यक्ति, किसी भी अगर हम बात करते हैं अपनी आज़ादी, जो भी उसके पास लिबर्टी होगी वह उसको किस तरह से यूज करेगा, ठीक है ना, वह स्वतंत्र है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अगर हम देखते हैं, लेकिन समानता की उपेक्षा, इट मीन्स अगर हम देखते हैं, अगर हम लिबर्टी पर ही फोकस करेंगे और इक्वलिटी को हम फोकस नहीं कर पाएंगे तब भी लिबर्टी अनकम्प्लीट रह जाएगी। जो लोग का सिंपल ही मानना है, जैसे हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे हम चलें, हालांकि यहाँ पर भी बात की गई है कि हर व्यक्ति अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। इट मीन्स जो भी किसी व्यक्ति के पास जो भी लिबर्टी है, ठीक है ना, वह उसको किस तरह से यूज करेगा, ठीक है ना, वो तो वही जानता है ना। लेकिन एक कंडीशन ये बन जाती है कि हम ये कहें कि समानता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इट मीन्स जैसे हम देखते हैं स्टेट से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है और हमें भी देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ साथ में हम तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन स्टेट को भी तो एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही डिलीट कर दें या उसको बिल्कुल एक ऐसे लेवल पर ले जाए जहाँ पर हमें इक्वालिटी नज़र ही ना आए। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चले, इसको क्लियर करें। स्वतंत्रता का प्रयोग, इट मीन्स लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर बात की जा रही है। स्वतंत्रता का प्रयोग समानता की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। इट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी। तो ये सारी एक कंडीशन बन जाती है। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम इक्वालिटी पर फोकस कर पाएंगे। अगर हम कर रहे हैं लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई हम कर रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर अगर हम देखते हैं उसका वायलेशन हो रहा है या उसमें कहीं ना कहीं पर कमी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि नेचुरल लॉ को हम बात कर सकते हैं, नेचुरल लॉ को बेस बनाया गया है जॉन लॉक के द्वारा। तो ये सब है जॉन लॉक का अपना स्टेटमेंट। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रूसो पर आते हैं। आखिर रूसो क्या चाहते हैं? रूसो की जब हम बात करते हैं, वैसे अगर हम देखते हैं आज़ादी को लेकर, फ्रीडम को लेकर बात करते हैं, लेकिन फ्रीडम किसी इंडिविजुअल पर्सन के लेकर बात नहीं कर रहे हैं, वह बात कर रहे हैं एक सामूहिक एक ग्रुप को लेकर कि हमें जब भी फ्रीडम की बात हम करें तो एक ग्रुप को हम स्पेशली टारगेट करें। इट मीन्स एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में उन्होंने बात की है कि एक ग्रुप का भी हमें एक ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति को आज़ादी दे दें और जो एक सोसाइटी या ग्रुप है उसको आज़ादी ना दें, हमें सभी को ध्यान में रखना होता है। और आज़ादी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने स्वार्थों को छोड़ते हुए पूरे समूह के लिए, ऑल ग्रुप्स की बात की गई है, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, किसी पार्टिकुलर हम कह सकते हैं फैमिली के लिए नहीं, ठीक है ना, एक कंप्लीट सोसाइटी की अगर हम बात करें, एक ग्रुप को लेकर बात की जा रही है, पूरे समुदाय के लिए काम किया जाना चाहिए, तभी फ्रीडम का कंसेप्ट सक्सेसफुल हो सकता है, लिबर्टी का कंसेप्ट सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अगर हम देखें सोसाइटी को लेकर बात कर रहे हैं, सोसाइटी में जब हम बात करते हैं तो एक सिस्टम हमें देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम में क्या होता है, पद सोपानी व्यवस्था। जैसे हम देखते हैं किसी भी सोसाइटी में हमें इस तरह का एक सिस्टम मिल सकता है, उसमें हम ए बी सी डी, ए सबसे टॉप पर है अगर हम कहें इसको, ठीक है ना, इसको हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे एलिट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या इसमें हम डी में अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। सपोज करें लोअर क्लास, इसमें हम बात करें फर्स्ट में क्या हो जाएगा एलिट क्लास, सेकंड में मिडिल क्लास, और इसमें लोअर क्लास, और इसमें हम लेबर क्लास की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, लेकिन उसने कहा है कि सोसाइटी में जो एक हायरार्की सिस्टम होता है, ठीक है ना, सोसाइटी में जो भी एक हायरार्की सिस्टम होता है, जो एक पद सोपानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग एक सिस्टम हम देख पाते हैं। ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर हायरार्की सिस्टम काम ना करे, ठीक है ना। डेफिनेटली किसी भी सोसाइटी में हम देखते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है लिबर्टी, अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की हम बात करते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है। हम बात कर सकते हैं जो एक हायरार्की सिस्टम है,
उससे भी फ्री करने का काम करती है। और अनजस्ट, ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं अगर हम देखें इनइक्वालिटी, ठीक है ना, अनजस्ट को लेकर भी एफर्ट्स किए जाते हैं। इट मीन्स हायरार्की सिस्टम से भी हम बच सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हायरार्की सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो फिर सारे राइट्स फर्स्ट कैटेगरी के पास रहेंगे, उससे कम उसके पास रहेंगे, उससे कम उसके पास रहेंगे। लेकिन लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी, चाहे वो सोसाइटी में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी के पास एक जैसी फ्रीडम, एक जैसी लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन हमें देख सकते हैं फिर अगर हम उन सभी से फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो अनजस्ट, अन्यायपूर्ण, जो एक हम देखते हैं जस्टिस का अगर बैलेंस, हमें जो एक न्याय की जो एक संकल्पना है, या हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, अगर उसको हमें बैलेंस करना है तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना होगा, जो एक हायरार्की सिस्टम है, जो एक अनजस्ट, अन्यायपूर्ण जो एक व्यवस्था है, उससे फ्री करने में हमारी हेल्प कौन करेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं जनरली, अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो लॉ को फॉलो करना होगा। अगर हम देखते हैं, हम चाहते हैं जनरली जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं मोनार्की सिस्टम में तो ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम एक डायमंड सिस्टम में हम देख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लॉ को फॉलो कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि सभी फ्री, हम कह सकते हैं मुक्ति एक तरह की उनको मिल पाएगी, फ्री महसूस कर पाएंगे अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन जरूरी ये भी है आखिर रूल रेगुलेशन को फॉलो ही क्यों करें? हम नहीं भी कर सकते। लेकिन जनरली अगर हम देखते हैं, रूसो का मानना ये है कि कानून का पालन करके ही कोई व्यक्ति फ्री हो सकता है। अगर हम कहें कि मेरे तो अपने नियम कानून हैं और मैं जो चाहूँ वो करूँ, क्या सब पॉसिबल हो सकता है? नहीं। जब हम बात करते हैं जैसे रूसो की, तो रूसो का अपना मानना क्या है कि कानून का पालन तो हमें करना ही होगा। अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो फिर हम कानून बनाते क्यों हैं? जब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, कानून को बनाने में भी हम भागीदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कानून को बनाने में, जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल भी देखें, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव करते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब हमने क्या किया है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव क्यों किया है? क्योंकि हमने अपनी पावर का ट्रांसफ़र किया है, अपनी शक्ति का, ठीक है ना, अपने वोट का इस्तेमाल किया है और उसको पावर दी है कि तुम बहुत अच्छा कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो वो अगर हम देखते हैं इंडिया के एग्जांपल लें हम, तो हम क्या करते हैं, अपने एमपी का चुनाव करते हैं, अपने एमएलए का चुनाव करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो हम देख सकते हैं पार्लियामेंट में जाते हैं जो एमपी, वो कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, ठीक है ना। तो उनका पालन, उन किसके लिए बने हैं कानून? हमारे लिए तो बनाए गए हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस इंडिया पर अगर हम देखें, थोड़ा सा उसके बारे में जाने तो बहुत ईजिली हम उसको जान सकते हैं आखिर क्या प्रोसेस होता है। और उसमें पब्लिक ओपिनियन भी हम देखते हैं, जनता से भी राय ली जाती है कि भाई कानून बन रहा है तो उसमें आप क्या कुछ सजेशन, कुछ सुझाव दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो हम ये देख सकते हैं, जब हम रूसो की बात करते हैं तो उसने कहा है कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। और उसको फॉलो करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो भी लॉ मेकिंग का जो एक प्रोसेस है उसमें हम खुद भी तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको फॉलो करने में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलें तो जेसी रूसो की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वैसे तो हाउस लॉक रूसो तीनों ने ही अलग अलग उसको अपने थॉट्स रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन जो बहुत ही पॉपुलर बुक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। आखिर उसमें बात की गई है कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक समझौता हुआ है, समाज जो एक बना है, और उसमें हम देखते हैं धीरे धीरे पहले व्यक्ति किस अवस्था में था और बाद में धीरे धीरे समझौता होते होते एक राज्य की अवस्था तक हम पहुंच पाए हैं। लेकिन आखिर राज्य बनाए क्यों गए हैं उसको लेकर हम देखते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है जो आप सभी ने सुनी होगी पहले भी कई बार, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है। दैट मीन्स व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन यह हर जगह जंजीरों से जकड़ा पड़ा है या जकड़ा हुआ है। आखिर सोशल की जब बात की जाती है कि आखिर किस तरह की समाज में किस तरह की जंजीरें हो सकती है, इट मीन्स व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है। अगर हम देखते हैं, जब हमें स्टेट का कुछ नॉलेज नहीं है, रूल रेगुलेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो फिर क्या है, हम फ्रीडम है, आज़ाद है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें स्टेट की अंडरस्टैंडिंग
धीरे धीरे हम स्टेट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, रूल रेगुलेशन के बारे में जानते हैं। धीरे धीरे जब हम सारी सिस्टम के बारे में समझना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें डर भी होता है कि हाँ, अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर हमें कुछ पेनल्टी चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, जन्म तो उसका स्वतंत्र ही होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हम देख सकते हैं हर जगह अगर हम देखते हैं परिवार के कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जंजीरें, सामाजिक बंधन, तो वह क्या है, हर जगह जंजीरों में झगड़ा पड़ा है। चाहे वो फैमिली की हम बात करते हैं, फैमिली के अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है ना। कुछ सोशल डिस्पैरिटीज की हम बात कर सकते हैं, सामाजिक विषमताएं जिनसे हम कभी फ्री नहीं हो पाते। भले ही हम कितनी भी कुछ लाइफ में कितनी बड़े बड़े अचीवमेंट कर लें, लेकिन हम सोसाइटी को तो हमें फॉलो करना ही होता है, फैमिली को फॉलो करना होता है। तो धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है, लेकिन हम उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये सारे जो हम देख सकते हैं लिबर्टी के कॉन्सेप्ट भी अगर हम देखते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र, लिबर्टी पर बात की जा रही है कि स्वतंत्र तो जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक अडल्ट एज में हम चले जाते हैं, एक अडल्ट स्टेज में हम चले जाते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमें समझ आने लग जाती है और हम उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाते। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लास्ट बेंथम को लेकर अगर हम बात करते हैं, आखिर बेंथम क्या चाहते हैं, किस तरह के लिबर्टी पर बात कर रहे हैं। उनका मानना है फ्रीडम और हैप्पीनेस की अगर हम बात करते हैं, आज़ादी और खुशी के बीच दोनों में एक पॉजिटिव अटैचमेंट को लेकर बात की जा रही है, एक सकारात्मक जुड़ाव है। इट मीन्स फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, आज़ादी एंड हैप्पीनेस की हम बात करें, खुशहाली, खुशी, ठीक है ना, तो दोनों में एक पॉजिटिव अटैचमेंट को लेकर बात की जाती है। चलिए लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज़ादी खुशी प्राप्त करने और दुख से बचने से संबंधित है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं फ्रीडम इसलिए बनी हुई है, जो बेंथम का मानना है, फ्रीडम की अगर हम बात करें, खुशी प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए फ्रीडम जरूरी है, जो बेंथम का मानना है। लेकिन हमें देखते हैं आखिर बेंथम के अपने अपने स्टेटमेंट हैं, लेकिन हमें भी देख सकते हैं आखिर लिबर्टी को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर हमने देखा, जैसे बेंथम की अगर हम बात करते हैं तो यूटिलिटेरियन थ्योरी को फॉलो करते हैं। इट मीन्स उपयोगितावादी, जिसको हम बोलते हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत की बात करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। और हमें भी देख सकते हैं उनका एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है जो हमने कई बार सुना है, अधिकतम संख्या की अधिकतम खुशी। इट मीन्स अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, आखिर इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स अगर अधिक से अधिक लोगों को हम बात करें, अगर कोई काम करने में खुशी मिल रही है तो वो काम उसको करना चाहिए। सिंपली अगर हम बात करें, फ्रीडम को लेकर बात कर रहे हैं, फ्रीडम का मीनिंग हम बात करें लिबर्टी। इट मीन्स अगर हम बात करें स्वतंत्रता या हम कहें आज़ादी और खुशी के बीच एक सकारात्मक अटैचमेंट होता है। इट मीन्स पॉजिटिव अटैचमेंट की बात की जा रही है। और हम ये देखें जो लिबर्टी एंड हैप्पीनेस, ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी है कि हम कभी भी दुखों से, ठीक है ना, सैड वाली जो एक फीलिंग होती है उससे बचना चाहते हैं, उसको हम कभी अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही नहीं चाहते। चलिए लेकिन हमें देखते हैं आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। जैसे हम देखते हैं अधिकतम संख्या की अधिकतम खुशी को लेकर बात की, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन हमें देखें आखिर इस तरह का क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे दो एग्जांपल हमारे सामने हैं। वैसे अगर हम देखते हैं, बेंथम का अपना ये भी मानना है कि जो एक हैप्पीनेस जो मोमेंट होता है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना खुश है, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। इट मीन्स गणितीय सूत्र का फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बना है, कोई बता सकता है कि आप हम अब से 10 मिनट पहले हम कितने खुश थे, उसका परसेंटेज ये था 59 पॉइंट इतना, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हमें देखते हैं आखिर खुशी को लेकर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हैप्पीनेस मोमेंट पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो बेंथम का अपना स्टेटमेंट ये भी है कि सूरज डूबते हुए देखना, अगर किसी व्यक्ति को सूरज डूबते हुए देखने से खुशी मिलती है, इट मीन्स हम बात कर सकते हैं वॉचिंग सनसेट। इट मीन्स सूरज डूबते हुए देखने से अगर उसको खुशी मिलती है तो उसको इस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद ड्रग्स लेने से
एट मीन्स अगर हम बात करें टेकिंग ड्रग्स की, हम बात करें अगर किसी को ड्रग्स लेने में खुशी मिल रही है तो उसको आज़ादी दे जानी चाहिए। इट मीन्स जिसको ज़्यादा खुशी मिल रही है, जैसे हम देखते हैं अधिकतम संख्या की अधिकतम खुशी, इट मीन्स जिसको जितनी ज़्यादा किसी भी काम करने से, कोई भी एक्टिविटी करने से, ठीक है ना, अगर उसको खुशी मिल रही है तो उसको वह आज़ादी दे देनी जानी चाहिए। इट मीन्स उसको फ्रीडम दे दे। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, सूरज डूबते हुए देखना, इससे तो किसी को लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हम ये भी देख सकते हैं। लेकिन ड्रग्स लेने से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम ड्रग्स लेने की अगर हम बात करें कि अगर कोई भी ड्रग्स ले रहा है और उसको खुशी मिल रही है तो उसको फ्रीडम दे देनी चाहिए। क्या ऐसा ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है ड्रग्स लेने के बाद वह सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो अदर पीपल को उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अदर पीपल्स के सामने। लेकिन अगर इस तरह की हम फ्रीडम उसको दे देंगे तो सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लॉस भी हो सकते हैं उससे। और हम ये भी देख सकते हैं दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू बेंथम की हम बात करें, उसका मानना क्या है कि जो सुख, जो एक हैप्पीनेस मोमेंट अगर हम बात करें सूरज डूबते हुए देखने से जो मिलता है, जो खुशी मिलती है, उतनी ही खुशी ड्रग्स लेने से भी मिलती है। दोनों में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सूरज को डूबते हुए देखना अलग तरह की फीलिंग होती है, अलग तरह का एक हम कह सकते हैं हैप्पीनेस मोमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें ड्रग्स लेने से भी जो खुशी सूरज को डूबते हुए देखने से मिल रही है, सेम उतनी ही खुशी, ठीक है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है, इक्वल हम कह सकते हैं, दोनों में एक समान खुशी उसको ड्रग्स लेने में भी मिलेगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और हम ये भी कह सकते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल और भी हैं। उसने कहा अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो रेपिस्ट है, इट मीन जो रेप करता है, ठीक है, उसको भी अगर उसको आनंद हो रहा है, उसको खुशी मिल रही है तो उसको आज़ादी दे देनी चाहिए। लेकिन कितना सही है? अगर हम देखते हैं बेंथम के जो एक उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, यूटिलिटेरियन थ्योरी है, ठीक है, जो इस तरह की एक फ्रीडम आज़ादी देने की बात करती है, तो बेंथम की जो ये थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाता है जेस मिल के द्वारा किया जाता है। और जेस मिल पर हम स्पेशली अभी हमें डिस्कस करना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस पर जेस मिल पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, कि आखिर लिबर्टी पर उसका क्या कुछ स्टेटमेंट है जेस मिल का, तो उस पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपको लगता है, चाहे हम बात कर रहे हैं हॉब्स, रूसो, बेंथम और लॉक, इनमें से अगर कुछ भी ऐसा लगता है, कोई डाउट्स, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।